देखेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो फिर इससे पीछे वाली क्लास में हमने देख लिया था साइकिल बना के कि कैसे प्लाज्मोडियम वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। जैसे हमने बनाया भी था डायग्राम, जैसे पहले जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर आएगा, संक्रमित मादा एनाफ्लीज जब मनुष्य को वो काटेगी तो स्पोरोजोइट्स जो उसके लार में है वो मनुष्य के रक्त में जाएगा। रक्त के अंदर जाने से रक्त के अंदर जाएगा। रक्त के अंदर जाने के बाद वो स्पोरोजोइट्स सीधा यकृत सेल्स पे अटैक करेगा। यकृत सेल्स में जाने के बाद बहुविखंडन प्रोसेस के द्वारा विभिन्न प्रकार के सेल्स यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, विभिन्न प्रकार के स्पोरोजोइट सेल्स का निर्माण होगा। फिर वो स्पोरोजोइट सेल्स आरबीसी पे अटैक करेंगे, आरबीसी पे आक्रमण करेंगे, आरबीसी पर आक्रमण करेंगे, जिससे आरबीसी का स्फुटन हो जाएगा। आरबीसी का स्फुटन होगा, उससे हिमेटाइनिन नामक एक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ का स्रावण होगा जो बुखार लाने के लिए जिम्मेदार है। तो उसको हम आज लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ने से पहले हम उसकी चार जो प्रजातियां हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम मुख्यतः चार प्रकार का होता है या चार प्रजातियां होती है प्लाज्मोडियम की। जैसे पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरी है प्लाज्मोडियम मेलिरियाई और चौथा है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये जो चार प्रजातियां हैं इनमें सर्वाधिक खतरनाक या सबसे जो गंभीर प्रकार की जो प्रजाति है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, उसमें लिखेंगे प्लाज्मोडियम की प्रजाति डाल के छोटा सा सब पॉइंट डाल लेंगे कि प्लाज्मोडियम की प्रजाति ये लिख लेंगे। प्रजाति लगा के चार कर लेंगे आगे कि चार। तो फर्स्ट लिख लेंगे प्लाज्मोडियम ओवेल लिख लेंगे फर्स्ट। है ओवेल। दूसरे लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं प्लाज लिख के, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम आदल आ जाएगा, फेल्सीफेरम हो जाएगी दूसरी। तीसरी की बात करें तो तीसरी हो जाएगी प्लाज्मोडियम मेलिरियाई, प्लाज्मोडियम मेलिरियाई, प्लाज्मोडियम मेलिरियाई। और फोर्थ नंबर पे हो जाएगी प्लाज्मोडियम, कौन सी बच गई, ओवेल हो गई, फेल्सीफेरस हो गई, मेलिरियाई होगी और प्लाज्मोडियम ओवेल, फेल्सीफेरम, मेलिरियाई और वाइवेक्स। तो एक वाइवेक्स और लिख लेंगे तो चार नंबर पे आ जाएगी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके बाद में हम लिखेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। ये एक बार नोट करो, उसके बाद में देखते हैं आगे। ये इससे आगे लिख ही लेते हैं, ये एक बार लिख लो, इसके बाद इससे आगे और लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सर्वप्रथम की संक्रमित मादा, यहाँ से लिख एरो डाल के लगा लिख लेंगे कि संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर, संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर जब स्वस्थ मनुष्य को काटती है तब मादा
एनाफ्लीज की लार में उपस्थित को प्रेजेंट या उपस्थित लिखो, चलो उपस्थित स्पोरोजोइट्स परजीवी भी लिख सकते हैं इसको, परजीवी या परपोषी, जो भी परपोषी लिख लो। परपोषी मानव रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, जब संक्रमित जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, जब वो सबसे पहले आएगी, बैठेगी शरीर के किसी भी स्थान पर, और जब काटेगी तो उसके मुख में जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम का जो वाहक है, उसकी कौन सी अवस्था? स्पोरोजोइट अवस्था। उसकी स्पोरोजोइट अवस्था जो उसकी लार में है, जैसे ही वो काटेगी लार का सिक्रेशन होगा, काटने से जैसे उसको वहां से खून को तो चूस के ले जाएगी, लेकिन जो उसके जो लार में जो स्पोरोजोइट अवस्था है, जो स्पोरोजोइट जो परपोषी है, उसकी जो लार में जो स्पोरोजोइट परपोषी है, वो वहां से मानव रक्त के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद में आगे और लिखते हैं। ये ऊपर वाला लिख लिया होगा, तब तक मैं ऊपर लिखता हूँ, आप इसको नोट कर लो। यहाँ तक मिटा देता हूँ। तो अब इससे आगे देखेंगे कि जैसे ही मानव के रक्त में छोड़ दिए, तो अब ये मानव रक्त से कहाँ जाएंगे? सीधे यकृत सेल में जाएंगे, और वहां जाके क्या करेंगे? अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी बहुविखंडन प्रोसेस के द्वारा एक से अधिक प्रकार की कॉपीज का निर्माण करेंगे, एक से अधिक स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। तो इससे आगे लिखते हैं कि यहाँ छोड़ दिए, मानव रक्त में छोड़ दिए। अब यहाँ से आगे लिखेंगे, जहां से ये स्पोरोजोइट्स आता है, स्पोरोजोइट्स, जहां से ये स्पोरोजोइट्स मानव या यकृत सेल, सीधा लिख लो, मानव यकृत सेल, मानव यकृत कोशिका, मानव यकृत कोशिका में प्रवेश करते हैं। यहां से सीधे यकृत कोशिका में प्रवेश कर लिए। प्रवेश करने के बाद क्या होगा? वहां जाकर बहुविखंडन प्रोसेस के द्वारा एक से अनेक प्रकार के स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। तो ये यहाँ से लिखना, जहां से यानी इससे आगे लिखना है, ये यहाँ तक लिख दिया, छोड़ दिए जाते हैं। फिर इससे आगे लिखना है जहां से, यानी रक्त में छोड़ दिए, रक्त से कहने का मतलब यही है कि रक्त से ये स्पोरोजोइट्स मानव यकृत कोशिका में जाएंगे, मानव यकृत कोशिका में प्रवेश करते हैं। प्रवेश कर लिया, फिर इससे आगे लिखेंगे प्रवेश करते हैं, या उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बहुविखंडन प्रोसेस द्वारा, बहुविखंडन प्रक्रिया द्वारा, प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि कौन सी प्रोसेस है, बहुविखंडन प्रक्रिया द्वारा अनेक या मल्टीपल स्पोरोजोइट्स का निर्माण होगा, स्पोरोजोइट्स का निर्माण होगा, स्पोरोजोइट्स का निर्माण होगा। जैसे ही रक्त के अंदर जो छोटे हुए जो स्पोरोजोइट्स थे, यकृत, जहां से ये स्पोरोजोइट्स मानव यकृत कोशिका में पहुंच गए। यकृत कोशिका में पहुंचने के बाद बहुविखंडन प्रोसेस के द्वारा अनेक प्रकार के स्पोरोजोइट्स का निर्माण होगा। यहाँ तक स्पोरो यानी एक से विभिन्न प्रकार के, यानी उसकी मल्टीपल कॉपी होंगी, एक ही कॉपी यानी अलग अलग, यानी एक ही प्रकार के स्पोरोजोइट्स का निर्माण होगा। जैसे हम फोटोकॉपी करवाते हैं किसी भी आईडी या कोई डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाते हैं, तो
जैसी वो आईडी है वैसे ही उसके जो फोटोकॉपी हम करवाते हैं वो निकलती है, प्रतिलिपि जो निकलती है वही प्रोसेस यहाँ होगी कि जो स्पोरोजोइट्स उस यकृत सेल्स के अंदर पहुंचा है वो बहुविखंडन प्रोसेस है। ये जो बहुविखंडन प्रोसेस है ये एक प्रकार से ऐसे मान सकते हैं इसको एक फोटोकॉपी वाली मशीन है, यानी इससे बहुविखंडन प्रोसेस को हम ऐसे मान सकते हैं ये एक फोटोकॉपी वाली मशीन है, यानी एक प्रकार के स्पोरोजोइट सेल्स निकलेंगे यहाँ से। जो स्पोरोजोइट्स निकलेंगे निर्माण हो गया इनका, अब इससे आगे लिखेंगे तो जैसे इसका निर्माण होगा तो ये सीधा ये कहाँ पे अटैक करेगी आरबीसी पे, तो निर्माण हो गया। तो इससे आगे लिखते हैं, इससे आगे एक बार ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। इससे आगे देखते हैं फिर स्पोरोजोइट्स का निर्माण हो गया। अब इससे आगे लिखना है या अलग से भी लिख सकते हैं। तो निर्माण हो गया, उसके पश्चात निर्माण होने के पश्चात क्या होगा कि आरबीसी सेल्स पे अटैक करेंगे। तो ये लिखेंगे इससे आगे निर्माण होगा उसके पश्चात, उसके पश्चात, उसके पश्चात ये कौन स्पोरोजोइट्स, ये स्पोरोजोइट्स आरबीसी पर आक्रमण करते हैं। जैसे इनका निर्माण हो गया ये सीधे आरबीसी पे आक्रमण करेंगे। आरबीसी पर आक्रमण करेंगे तो क्या होगा कि ये आरबीसी अकेली है, स्पोरोजोइट्स अनेक है, तो आरबीसी पे जैसे इसका प्रभाव पड़ेगा आक्रमण होगा आरबीसी फट जाएगी। तो ये बात लिखेंगे, जैसे ये आरबीसी पे आक्रमण करते हैं तो क्या होगा, आरबीसी पे आक्रमण करते हैं तो आरबीसी फट जाती है। आरबीसी क्या हो जाएगी, फट जाती है। आरबीसी फट गई, आरबीसी फटेगी तो जो इस स्पोरोजोइट से जो आरबीसी के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो भी बाहर निकलेगा, और जो आरबीसी के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसी पदार्थ के कारण हमें जो बुखार आती है, जो ठिठुरन लगती है, जो सर्दी लगती है, हमारे कब कभी देखे जो बुखार आती है वो उसी कारण होते हैं। वो पदार्थ कौन सा है, हिमेटाइनिन है, वो पदार्थ है। उसी की वजह से हमें बरबर में 3 से 4 दिन के अंतराल पर बुखार आती है, हमें ठिठुरन। यानी ठिठुरन का मतलब ठिठुरन कब लगेगी, जैसे सर्दी है, खतरनाक सर्दी पड़ रही है तो हमारे हाथ पग ऐसे दूजने लग जाते हैं। क्यों, हम कहते हैं ना आज तो कपकपी हो रही है, खूब सर्दी पड़ रही है, तो वो प्रोसेस यहाँ होगी। जैसे आरबीसी सेल्स फटेगी तो आरबीसी के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, जो टॉक्सिक पदार्थ भरा हुआ है, उसके कारण क्या होगा, तो ठिठुरन देके बुखार आएगी। तो ये लिख लेंगे आरबीसी फट जाती है। तो इससे आगे लिखेंगे जिससे, या इससे आगे लिखते हैं जिससे आरबीसी में प्रेजेंट जिससे आरबीसी में उपस्थित, जो आरबीसी में जो उपस्थित पदार्थ है क्या बोलेंगे, जिसे हीमोजोइन, तक में लिखते हैं टॉक्सिक, या वैसे लिख लेंगे हीमोजोइन टॉक्सिक पदार्थ का श्रावण होता है, श्रावण होता है। जैसे हीमोजोइन का श्रावण होगा तो क्या होगा, श्रावण होगा तो कपकपी देख के बुखार आएगी, और अंतराल कितना रहेगा 3 से 4 दिन। तो टॉक्सिक पदार्थ का श्रावण होता है जिससे ठिठुरन भी लिख सकते हैं या कपकपी भी लिख सकते हैं। तो ठिठुरन या ठिठुरन ओब्लिक कपकपी देखकर 3 से 4 दिन के अंतराल पर, 3 से 4 दिन के अंतराल पर बुखार का दोहराव होता है। बुखार का क्या होगा, दोहराव होता है। तो ये यहां तक लिखेंगे एक बार कि 3 से 4 दिन के पश्चात बुखार का दोहराव होगा।
एक बार ये नोट करो। इससे आगे भी देखेंगे हम, इससे आगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है। तो ये ऊपर वाला नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये प्रोसेस है। अब इसमें एक चीज समझने लायक ये है, तो ये भी बात इसमें नोट करेंगे। इसमें समझने वाली चीज क्या है कि, यानी ये लिख सकते हैं कि दिलचस्प बात या समझने वाली बात, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये भी लिख लेंगे, ये दिलचस्प बात ये है कि दिलचस्प बात यह है कि मलेरिया रोग फैलाने वाले परपोसी लिख सकते हैं। यानी प्रोटोजोआ का जो प्लाज्मोडियम जो है उसको परपोसी बोल सकते हैं, क्योंकि पोषण के लिए तो वो दूसरों पर डिपेंड हो रहा है। तो फैलाने वाले, दिलचस्प बात यह है कि मलेरिया रोग फैलाने वाले परपोसी को अपना जीवन चक्कर पूर्ण करने के लिए दो या के लिए मानव व मच्छर दो परपोषियों की आवश्यकता होती है। परपोषियों की आवश्यकता होती है, ये बात नोट करेंगे। इसमें सब में देखने वाली बात यही है कि आवश्यकता होती है कि जो प्लाज्मोडियम जो वाहक है उसको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए कितनी अवस्था की आवश्यकता होती है? दो, मानव में और मत्स्य में। तो इन दो प्रपोष्य है ये, इन दोनों प्रपोष्यों की वजह से अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेता है। ये लिखो। इसके बाद में अगला रोग देखेंगे हम। प्रोटोजोआ जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। अब इसके बाद में कवक देख लेते हैं या कर्मीजनित देख लेते हैं। तो ये एक बार नोट करो। ये नोट करो एक बार, उसके बाद में देख लेते हैं, हम आगे देखते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इससे आगे देखते हैं, कर्मीजनित देख लेते हैं। कर्मीजनित देख लेते हैं, 4 नंबर लगा के लिखो कर्मीजनित रोग। तो 4 नंबर लगा के लिखेंगे कर्मीजनित रोग। कर्मीजनित रोग 4 नंबर ही थे ना, 4 नंबर लगा के लिख लो आप कर्मीजनित रोग। और इसमें भी फर्स्ट लगा लो अमीबता। कर्मीजनित रोग वो जो देख लेते हैं आज, अगर टाइम रहा तो फफूंद या कवक जनित भी देख लेंगे, अन्यथा नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। उसमें पहले लिखेंगे अमीबियसिस रोग। अमीबियता लिख लो या अमीबियसिस लिख लो। अमीबियता, अमीबियता ऑब्लिक लगा के अमीबियसिस। रोग
अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रोग किसके कारण फैलेगा, अमीबियता है तो रोग कारक कौन हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। दिख रहा है सामने लिख रहा है इसमें, तो इसमें क्या लिखेंगे, रोग जनक का नाम लिख लेंगे। रोग जनक सामने लिख रहा है रोग जनक, तो रोग जनक में लिखेंगे अमीबा, रोग जनक। अमीबा का नाम लिखेंगे एंट अमीबा हिस्टोप्लिटिका, एंट अमीबा हिस्टोप्लिटिका। एंट अमीबा हिस्टोप्लिटिका, ये कृमि जनित रोग है। लिख लो एक बार इसको, ये भी देख लेते हैं, उससे बाद में आगे भी देख लेंगे। फैलने के कारण देख लेंगे उसके बाद। तो फैलने के कारण क्या है कि जैसे ये क्या है, किसी व्यक्ति में चले जाएंगे अमीबा, अमीबा और क्या होगा, उसके अंदर जाके उसके आंतों को प्रभावित करेंगे, उसके आंतों में चले जाएंगे और जो उसके जो मल त्याग की प्रोसेस है उसको प्रभावित कर देंगे। तो इस चीज को भी लिख लेंगे। तो रोग फैलने के कारण लिख लेंगे पहले, रोग फैलने के कारण उसमें लिख लेंगे पहले, रोग फैलने के कारण कि रोग किन किन कारणों से ये रोग फैलता है। तो इसमें लिखेंगे कि संक्रमित व्यक्ति के आंत्र में, संक्रमित व्यक्ति के आंत्र में, व्यक्ति के आंत्र में ये सूक्ष्म जीव आंत्र में ये सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, यानी ये आंत के अंदर निवास करते हैं। तो यहाँ तक लिखे एक बार, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। जैसे आंतों में ये जो एमएबीएपेस्टिस है ये आंतों में निवास करते हैं। और क्या करेंगे, और इससे आगे और लिख लेते हैं, और निवास करते हैं, और मल त्याग प्रक्रिया द्वारा, मल त्याग प्रक्रिया द्वारा बाहर आ जाते हैं। प्रक्रिया द्वारा बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए और क्या करेंगे, बाहर आ जाते हैं और आ जाते हैं और मिट्टी में, और मिट्टी में कई दिनों तक जीवित रहते हैं, कई दिनों तक जीवित रहते हैं। मिट्टी में कई दिनों तक जीवित रहते हैं, ये भी लिख लो। कहाँ पाए जाएंगे, मनुष्य के आंत में पाए जाएंगे। मल त्याग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा, जैसे जो खुले में सो जाएगा तो उसके द्वारा वो क्या करेंगे, मिट्टी में आ जाएंगे। मिट्टी के आने के बाद कई दिनों तक जीवित रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ से लिखेंगे मिट्टी से ये कैसे संक्रमण कैसे फैलाती है, ये तो अभी प्रोसेस है, संक्रमण कैसे फैला रहे हैं वो और देखेंगे। तो ये मिट्टी में जीवित रहते हैं। तो अब इससे ये आगे वाली जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है कि यानी ये तो बेसिक जानकारी है। इसके बाद अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं कि फैलने का कारण क्या है, ये तो अभी पता ही नहीं चला। तो अब इससे आगे की जो प्रोसेस लिखा हुआ वो है मेन प्रोसेस कि कैसे क्या फैल रहे हैं। तो इससे आगे ये लिखेंगे कि ये घरेलू मक्खी किसके कारण फैलेंगे, ये घरेलू मक्खी व
घरेलू मक्खी व कॉकरोच। कॉकरोच, कॉकरोच आप सबने देखा होगा। आपका अगर नहीं देखा हुआ तो रात को देख लेना, कहाँ अपने अपनी रसोई घर के अंदर रात को खाना हेरता हुआ मिल जाएगा आपको। यानी कॉकरोच एक रात्रिकर प्राणी है जो रात के समय में ही मिलता है। ये घरेलू मक्खी व कॉकरोच के द्वारा फल व सब्जियों तक, फल व सब्जियों तक पहुंचाया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, लिख सकते हैं। फल सब्जियों तक, फल सब्जियों व आगे और लिख लेंगे खाद्य पदार्थों के द्वारा, व फल कोमा सब्जी, यहां से वह हटा देंगे। फल कोमा सब्जियों व खाद्य पदार्थों के द्वारा, व खाद्य पदार्थों के द्वारा, खाद्य पदार्थों के द्वारा, यानी मेन कारण जो इसका फैलने का है वो यही है। ये लाइन ही है मेन कारण। यहाँ तक तो क्या है, प्रोसेस है कि कैसे जो अमीबिया जो कैसे ये रोग है वो कैसे फैल रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इस संक्रमित व्यक्ति के आंत्र में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ये सूक्ष्म जीव जो कर्मी है वो पाया जाता है, यानी निवास करता है, पाया जाता है। एक ही बात है। और मल त्याग प्रक्रिया द्वारा क्या करेगा, मल त्याग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा कहाँ आता है, ये बाहर आ जाता है, मिट्टी में आ जाता है। फिर मिट्टी में आ गया, मिट्टी में आने के बाद कई दिनों तक जीवित रहता है, मिट्टी में जीवित रहता है। जैसे ही मिट्टी में जीवित रहता है तो उसके बाद में फैलेगा कैसे, जैसे जो घरेलू मक्खी है, कॉकरोच है, वो जैसे ही इसके संपर्क में आएंगे वहां से संक्रमित हो जाएंगे, और जहां से ये फल पे भी जाएंगे, सब्जियों पे जाएंगे, अन्य खाद्य पदार्थों के ऊपर जहां जहां पर भी ये मक्खी और ये कॉकरोच जाएंगे उसको संक्रमित कर देंगे। खाद्य पदार्थों के द्वारा फैलते हैं, यानी कॉकरोच के द्वारा खाद्य पदार्थों तक फैलते हैं, के द्वारा नहीं आएगा इसमें, खाद्य पदार्थों तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि कैसे क्या पहुंचेंगे। पहुंच गए तो एक बार ये नोट कर लो, इससे आगे और लिख लेते हैं। आगे तो हमने रोग के कारक लिख रहे थे, उससे आगे जो कारक है वो ये है कि जिसका सेवन, यानी जब खाद्य पदार्थों के द्वारा जब पहुंच गए तो उस खाद्य पदार्थों को पहुंच गए, जैसे ही हम जो खाद्य पदार्थ खाएंगे उसके द्वारा मानव के अंदर रोग उत्पन्न कर देंगे, मानव के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद में हम लिखेंगे रोग के लक्षण। तो रोग के लक्षण में इसके संक्रमण का पता कैसे चलेगा, तो इसका संक्रमण हो जाएगा उसके 2 से 3 सप्ताह पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, 2 से 3 सप्ताह, सप्ताह का मतलब एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 2 में हो गए 14, यानी 14 से 21 दिन पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, 14 से 21 दिन बाद में हमें पता चलेगा कि हमारे अमीबियासिस या अमीबता रोग हो गया। पहला कारण तो ये। दूसरा कि जैसे ये हो गया तो हमारे पेट में दर्द रहेगा, पेट में दर्द के साथ ऐंठन रहेगी, और ऐंठन के अलावा जब हम मल त्यागेंगे तो मल में छोटे छोटे कीड़े जैसे छोटे छोटे कीड़े लायक स्ट्रक्चर सूक्ष्म जीव बाहर निकलेंगे मल के अंदर। और चौथा जो इसका कारण है वो है आंत्र में घाव। तो आंत्र में घाव का तो हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि हम अंदर जा पेट के अंदर देख के पता लगा लेंगे कि हमारे पास आंत्र में घाव हुआ है या नहीं हुआ। तो इन जो मेन कारण है वो यही है कि जो मल के साथ जो छोटे छोटे जो कीड़े से निकलेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हमें कौन सा रोग हुआ है, तो उससे पता चल जाएगा। ऐसे कीड़े होंगे तो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें अमीबिया रोग हो गया है। कितने सप्ताह पश्चात होंगे ऐसे, 2 से 3 सप्ताह पश्चात, यानी 14 से 21 दिन के बाद में पता चलेगा। ऐसे नहीं कल संक्रमण हो गया आप दूसरे दिन जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप देखो यार हमें तो अमीबियासिस हो गया, हो सकता है और किसी वजह से हो रहा हो आपके पेट में दर्द, लेकिन इसका तो जो मेन कारण है जो पता चलने का वो यही है कि 14 से 21 दिन पश्चात, यानी बाद में ही पता चलेगा हमें कि हमारे अमीबिया रोग हो गया है। तो ये एक बार नोट कर लो,
इसके बाद में हम देखेंगे आगे रोग के लक्षण हो गए, कारक कारक हो गए या कारण हो गए, लक्षण हो गए, उसके बाद में उपचार आ जाएगा। तो उपचार में जैसे पहले बात करें उपचार की, तो सबसे पहला जो उपचार है इसका वो यही है कि व्यक्तिगत स्वस्थता। स्वस्थता मतलब नहाए धोए रहे, स्वस्थ अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। दूसरा है किसी भी प्रकार का जो भोज्य पदार्थ है, जो फल है, जो सब्जी है, उसका सेवन करें तो उसको अच्छी तरह से साफ करके पानी से फिर ही खाएं। ऐसे नहीं मिट्टी से निकाला और खा गए उसको, उससे ज्यादा चांस है। तो मेन जो इसका जो कारण है वो यही है, इसके बचाव ही इसका उपचार है। कहने का मतलब यही है कि बचाव ही उपचार है। यानी जैसे जो फल या सब्जियां मार्केट से लेके आए, तो हो सकता है उसमें विभिन्न प्रकार के और बैक्टीरिया वगैरह लगे हुए हो, तो उसका हमें पता कैसे चले इस पे कौन सा बैक्टीरिया चल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फल या सब्जी लेके आएंगे हम उसको पानी से अच्छी प्रकार से धोएंगे, फिर उसको साफ करेंगे, उसके बाद में उसका सेवन करेंगे। और जब हो गया तो उसके बाद में डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लेंगे। ऐसे नहीं कि हो गया तो हम स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, यानी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है। अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हम ठीक कैसे होंगे। तो इसके लिए ये नोट करो, उसके बाद में वो भी लिखेंगे आगे। इसके अलावा जैसे एक औषधि भी है मेटामिडाजोल नामक जो औषधि है वो भी लेंगे, लेकिन मैं तब हम औषधि लाने कहाँ जाएंगे, उससे बड़ी यही है ना डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर को अपने जो भी लक्षण है वो बताएंगे, वो अपने अनुसार टैबलेट्स वगैरह लिख के दे देंगे, वो लेके आ जाएंगे और उसको लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो एक बार इसको नोट करो। नोट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, उससे आगे अब देखते हैं रोग के उपचार। तो लक्षण के रोग के उपचार लिखेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे व्यक्तिगत साफ सफाई, यानी इस व्यक्तिगत साफ सफाई, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना ही है। रोग के उपचार, तो पहला लिखेंगे व्यक्तिगत व सामाजिक, यानी सामाजिक भी लिख सकते हैं या सामुदायिक भी लिख सकते हैं। सामुदायिक साफ सफाई पर ध्यान देंगे। या साफ सफाई रखेंगे, यही लिखोगे आप सीधा, साफ सफाई रखेंगे। दूसरा फल व सब्जियों को, फल व सब्जियों को क्या करेंगे, पानी से अच्छी तरह से धोकर उपयोग करेंगे। अच्छी तरह साफ करके, साफ करके उपयोग करेंगे। और तीसरा लिखेंगे रोग होने पर, रोग होने पर चिकित्सक से, रोग होने पर चिकित्सक से उपचार करवाएंगे। चिकित्सक से उपचार लेवे, कहने का मतलब उपचार लेवे, उपचार लेवे, जो मेन है वो ये हो जाएगा, उपचार लेवे। इसके अलावा जो एक मेडिसिन है वो भी लिख देंगे। तो 4 नंबर लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, ये तब तक आप नोट करो। चार नंबर लिखेंगे मेटामिडाजोल औषधि का, औषधि सॉरी मेटामिडाजोल औषधि का उपयोग करेंगे। मेटामिडाजोल औषधि का उपयोग करेंगे।
इससे आगे कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।